है इस मॉडल के ऊपर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। किंग डिमांड कर्व क्या होता है, इससे कैसे इक्विलिब्रियम वगैरह डिसाइड होता है और आखिर क्यों ये इतना इम्पॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या होता है किंग डिमांड कर्व। इससे प्रीवियस हम कॉर्नेट का पढ़ चुके हैं, बर्ट्रैंड का पढ़ चुके हैं, ठीक है, एडवर्ड का पढ़ चुके हैं। अब ये इसके अकॉर्डिंगली जो है, इसके अकॉर्डिंगली इक्विलिब्रियम जो है किस तरीके से आता है, तो इसको ज़रा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पे जो है सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि किंग डिमांड कर्व जो है ये होता क्या है, किस चीज़ को हम किंग डिमांड कर्व कहते हैं, ये ज़रा समझेंगे पहले तो हम। यहाँ पे टॉपिक का नाम है किंग डिमांड कर्व। किंग डिमांड कर्व ये हमारे टॉपिक का नाम है। पहले समझिए किंग डिमांड कर्व होता क्या है, ये किस तरीके से बनता है और ये किस चीज़ को शो करता है। देखो, इसको समझने से पहले आपको ज़रा दो बातों पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा किंग डिमांड कर्व को समझने से पहले। क्या? सबसे पहला जो आपको ध्यान रखना है वो ये रखना है कि जो वस्तुएं हैं ना, जो वस्तुएं हैं वो कैसी हैं, वो जो हैं वो विभेदकृत हैं। वस्तुएं जो हैं वो हैं विभेदकृत, ठीक है। विभेदकृत का मतलब क्या होता है? विभेदकृत का मतलब ये होता है कि एक ए फर्म है और एक बी फर्म है, तो भाई दोनों फर्म के जो प्रोडक्ट हैं वो ठीक है, दिखने में तो एक जैसे हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ बेसिस पे, क्वालिटी के अकॉर्डिंगली, रंग रूप आकार आदि के अकॉर्डिंगली कस्टमर उसमें डिफ्रेंशिएट कर सकता है। मतलब उनके प्रोडक्ट अपने आप में खुद में कुछ ना कुछ अलग है। सर, हाँ जी। ये किंग जो है ये राइटर का नाम है किंग? नहीं, किंग्ड जो है, किंग्ड इकोनॉमिस्ट का नाम था, उन्हीं के ऊपर जो है इसका नाम रख दिया गया है। ये अर्थशास्त्री का नाम था, एक स्वीजी जो है एक अर्थशास्त्री थे। ये विभेदकृत वो है जिसमें ये वो तो मैं कह रहा कंपटीशन हूँ रहता है। मैं तो ये कह रहा हूँ इस टॉपिक को समझने के लिए, किंग डिमांड कर्व, इस टॉपिक को समझने के लिए आपको पहले दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी। पहला तो कि मार्केट के अंदर, ओलिगोपोली मार्केट के अंदर जो वस्तुएं हैं, ओलिगोपोली का टॉपिक है ये, जो वस्तुएं हैं वो कैसी हैं, वो जो है विभेदकृत हैं। विभेदकृत का मतलब है कि उपभोक्ता वस्तुओं में अंतर कर सकता है। फर्म ए का जो प्रोडक्ट है वो फर्म बी के प्रोडक्ट से क्या है, फर्म बी के प्रोडक्ट से जो है थोड़ा बहुत अलग है, बिल्कुल सेम नहीं है। जिसकी वजह से क्या होगा, जैसे मान लीजिए एक फर्म ए है और एक फर्म बी है, दो फर्म हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। अगर वस्तुएं समरूप होती हैं तो क्या होता है, अगर वस्तुएं समरूप होती हैं तो अगर फर्म ए अपने प्राइस को घटाती है तो फर्म बी के सारे उपभोक्ता अगर समरूप होते तो सारे के सारे उपभोक्ता जो है यहाँ पे आ जाते हैं, सारे अगर समरूप होते। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे सारे नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे यहाँ पे सारे? क्योंकि वस्तुएं जो हैं वो विभेदकृत हैं। मतलब फर्म ए और फर्म बी डिफ्रेंशिएट प्रोडक्ट बेच रही है। अगर एक फर्म प्राइस को घटा देती है तो थोड़े बहुत कस्टमर तो इसके पास आएंगे, लेकिन फर्म बी के कुछ अपने कस्टमर होंगे जो कि फर्म बी के ही प्रोडक्ट को क्या करते होंगे, पसंद करते होंगे। तो यहाँ पे अगर एक फर्म प्राइस को घटाती भी है तो सारे उपभोक्ता ना आकर केवल कुछ ही उपभोक्ता फर्म ए के पास जो है आएंगे, क्योंकि फर्म बी के अपने कुछ कस्टमर हैं जिनको फर्म बी का ही प्रोडक्ट पसंद है। तो वस्तुएं विभेदकृत हैं, उपभोक्ता उसमें अंतर जो है कर सकता है। अच्छा, और दूसरी इम्पोर्टेंट बात क्या ध्यान रखनी है आपको इसके अंदर, दूसरी इम्पोर्टेंट बात जो है वो आपको ये ध्यान रखनी है कि अगर एक फर्म, कोई भी हो सकती है वो, अगर एक फर्म अपनी कीमत घटाएगी, अगर एक फर्म अपनी कीमत घटाएगी तो दूसरी भी घटा देगी, तो दूसरी भी घटाएगी,
अगर एक घटाएगी तो दूसरी भी घटाएगी। सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है। लेकिन अगर एक फर्म अपनी कीमत बढ़ाती है तो दूसरी नहीं बढ़ाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर एक फर्म ने अपने प्राइस को घटाया तो दूसरी फर्में भी क्या करेंगी, दूसरी फर्में जो हैं वो भी अपनी कीमतें घटा देंगी उस फर्म की देखम देख। अगर एक फर्म ने अगर पैसे को बढ़ा दिया, कीमत को बढ़ा दिया, तो दूसरी फर्में उसको फॉलो नहीं करेंगी। दूसरी फर्में जो हैं कीमतें क्या करेंगी, दूसरी फर्में जो हैं वो कीमतें नहीं बढ़ाएंगी। ये आपको जो है सबसे पहली बात तो ध्यान में रखना है कि अगर एक फर्म प्राइस को बढ़ा रही है तो दूसरी नहीं बढ़ाएगी, लेकिन अगर घटा रही है तो वो भी घटा देगी। ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है इसको समझने के लिए। बेटा यहाँ पे समझ लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब आपको ये समझना है कि ये किंग डिमांड कर्व होता क्या है। समझ में नहीं आएगा, ऊपर से चला जाएगा। देखो, पहले हम समझते हैं किंग डिमांड कर्व होता क्या है और ये किस तरीके से बनता है। किंग डिमांड कर्व जो है, ये जो आपका बनता है, मान लीजिए ये आपका एक्स अक्ष है, ये आपका वाई अक्ष है और ये आपका जीरो है। यहाँ पे हम जो लिखते हैं कीमत, और यहाँ हाँ जी ये यहाँ पे जो आपने बताया प्राइस बढ़े हैं तो दूसरी फर्में कीमत नहीं बढ़ाएगी? नहीं, दूसरी फर्में उसको फॉलो नहीं करेंगी। वो बोलेंगे तुझे बढ़ाना है तू बढ़ा ले, हम तो वो तो कुछ भाई वो तो सस्ते बेच रही है ना। तो अगर मान लो दो फर्म है, एक है मान लीजिए फर्म ए है और एक मान लीजिए फर्म बी है। तो अगर इस फर्म ने प्राइस को बढ़ा दिया तो कहेगी तू बढ़ा ले, हम तो इसी कीमत पे बेचेंगे। तो जिसका प्रोडक्ट सस्ता होगा, कस्टमर तो उसी के पास आएंगे ना मोस्टली। तो लेकिन अगर ये घटा दे तो फिर दूसरी भी घटाएंगे कि उनके पास से कस्टमर ना भाग जाए। तो अगर एक फर्म प्राइस को घटाती है तो दूसरी भी घटाएगी, लेकिन अगर एक फर्म प्राइस को बढ़ाती है तो दूसरी फर्में जितनी भी होंगी ओलिगोपोली मार्केट के अंदर, वो उसको फॉलो नहीं करेंगी। ये आपको सबसे पहली बात तो ध्यान रखना है। अच्छा, अब ये किस तरीके से बनता है? ओलिगोपोली। हाँ, ये किस तरीके से बनता है? ये जो बनता है ये आपका इस तरीके से बनता है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको आप AR कर्व भी कह सकते हो और इसको आप जो है डिमांड कर्व भी कह सकते हो, मांग वक्र। ठीक है, इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। इसमें आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक क्या है, किंग है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, इसको मान लीजिए हम नाम दे देते हैं के बिंदु। इसको जो है हम के बिंदु नाम दे देते हैं। ठीक है, अच्छा, बहुत ज़्यादा देखो, मान लीजिए इस के बिंदु पे क्या है, इस के बिंदु पे ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है। ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है। अब इस डिमांड कर्व में या इस AR कर्व में क्या होता है, दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जो के बिंदु से नीचे होता है, के बिंदु से नीचे, हाँ जी ऐसी ही बनानी है। पहले यहाँ पे, फिर यहाँ ब्रेक करना है थोड़ा, फिर नीचे बनानी है। इसी को ही किंग डिमांड कर्व कहते हैं। ऐसा क्यों बनेगा? अब देखिए, अगर एक फर्म ने प्राइस को बढ़ा दिया, मान लीजिए अगर एक फर्म ने प्राइस को बढ़ा दिया तो उससे क्या होगा, देखिए बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। अगर एक फर्म ने अपने प्राइस को बढ़ा दिया तो पहले तो वो क्यों बेच रही थी, लेकिन अब क्या हुआ, अब जो है मैंने बोला दूसरी फर्में तो उसको फॉलो नहीं करेंगी। अगर एक फर्म ने प्राइस को बढ़ा दिया तो दूसरी फर्में नहीं बढ़ाएंगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, अगर उसने प्राइस को बढ़ा दिया, एक फर्म ने, मान लो ये फर्म ए है, तो अगर उसने प्राइस को बढ़ा दिया तो भाई उसके इतने कस्टमर, देखो ये वाला जो गैप है ये बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि दूसरी फर्में उसको फॉलो नहीं कर रही हैं। तो उसके जितने भी कस्टमर हैं वो सारे के सारे
दूसरी फर्मों के पास चले जाएंगे। मोस्टली बहुत ही ज़्यादा कस्टमर दूसरी फर्मों के पास चले जाएंगे, क्योंकि इस फर्म ने अपने प्राइस को बढ़ा दिया है और दूसरी फर्मों ने नहीं बढ़ाया, जिसकी वजह से इसके आउटपुट पे बहुत ही ज़्यादा असर पड़ा। बट अगर ये अपने प्राइस को घटा दे, तो क्या होगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे, तो यहाँ पे आप देखिए अब प्राइस का फ्लक्चुएशन जो है वो ज़्यादा है। मान लीजिए इसको हम P2 नाम दे देते हैं, लेकिन अब की बार क्वांटिटी में इतना चेंज नहीं आया। ये वाला जो गैप है, ये वाला गैप कम है, ये वाला गैप कम है और ये वाला गैप बहुत ही ज़्यादा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर इसने प्राइस को घटाया है तो दूसरी फर्में भी प्राइस को घटाएंगी, और दूसरी फर्मों के इसने प्राइस क्यों घटाया कि कस्टमर मेरे पास आए, लेकिन इसने जैसे ही प्राइस को घटाया तो दूसरी फर्मों ने भी घटा दिया, जिसकी वजह से इसके प्राइस घटाने का इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि दूसरी फर्में जो हैं बाज़ार के अंदर अल्पाधिकार के अंदर, उन्होंने भी प्राइस को घटा दिया और इसके पास इतने ज़्यादा कस्टमर क्रिएट नहीं हो पाए, केवल इतना सा ही उत्पादन जो है इसका बढ़ पाया। तो आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहली बात तो ये जो के पॉइंट होता है ना, के से ये जो नीचे वाला जो ये होता है, ये वाला पार्ट, आपको ये ध्यान रखना है। इस वाले पार्ट पे क्या होता है, इस वाले पार्ट पे जो मांग होती है ना, वो होती है बेलोचदार। कैसी होती है? इस वाले पार्ट पे जो मांग होती है वो होती है बेलोचदार, मतलब कि कीमत घटने का और कीमत बढ़ने का मांग पर कम असर पड़ता है। ठीक है, क्योंकि दूसरी कीमत घटने का, खासकर कीमत घटने का, बढ़ने का नहीं, कीमत घटने का मांग पर बहुत ही कम असर पड़ता है, क्योंकि दूसरी फर्में भी उसको फॉलो कर रही होती है। लेकिन ये जो के बिंदु से ये जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोर्शन होता है, यहाँ पे मांग कैसी होती है? यहाँ पर जो मांग होती है वो होती है लोचदार, मतलब कि अगर प्राइस के अंदर चेंज आया तो डिमांड में बहुत ही ज़्यादा चेंज आ जाता है। मांग का जो परसेंटेज परिवर्तन है वो बहुत ही ज़्यादा है कीमत के परसेंटेज परिवर्तन से, जिसकी वजह से यहाँ पे जो मांग होती है वो कैसी होती है? वो लोचदार होती है। तो किंग डिमांड कर्व क्या है? किंग डिमांड कर्व एक ऐसा डिमांड कर्व होता है जो कि एक ही मांग वक्र पे दो तरीके की मांग की लोच को शो करता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या है, कहीं आप भूल जाओ। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि किंग डिमांड कर्व क्या है। किंग डिमांड कर्व एक ऐसा वक्र है जो एक ही वक्र पर दो तरह की मांग की लोच को दर्शाता है। उसको हम क्या कहते हैं? जो एक ही डिमांड कर्व पे डिफरेंट इलास्टिसिटी को शो करता है, उसको हम जो है किंग डिमांड कर्व कहते हैं। आपको ध्यान रखना है, नीचे जो मांग होती है वो होती है बेलोचदार और ऊपर जो मांग होती है वो होती है लोचदार। मतलब कि नीचे लोचदार और ऊपर नीचे बेलोचदार और ऊपर लोचदार का क्या मतलब है? नीचे प्राइस घटाने से इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, कीमत का परसेंट ज़्यादा रहेगा। इसका मतलब आप क्या समझ सकते हो? इसका मतलब आप ये समझ सकते हो कि कीमत का परसेंट ज़्यादा रहेगा और मांग का जो परसेंट है वो कम रहेगा। ये इसका मतलब समझ सकते हो। और इसका मतलब आप क्या समझ सकते हो? इसका मतलब आप ये समझ सकते हो कि कीमत का जो परसेंटेज है वो आपका कम रहेगा किससे? मांग के परसेंटेज से। ठीक है, उसको कहते हैं लोचदार। तो सबसे पहली बात तो ये इतना जितना मैंने आपको बताया है, ये आपको सबसे पहली बात तो पता होना चाहिए। अच्छा, अब आती है बात
इसके संतुलन की, कि इसका जो संतुलन है, इसका जो संतुलन है वो कहाँ पर होगा। तो सिंपल सी बात है, इसका जो संतुलन है वो भी वहीं पर होगा, वो भी वहीं पर होगा जहाँ पे ये कह सकते हो MC इज इक्वल टू MR, ये वाली कंडीशन जहाँ पर पूरी हो रही होगी, वहीं पर जो है इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश जो है इसका होता है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या समझना है, यहाँ पे आपको क्या समझना है, यहाँ पे आपको पहले इसका ग्राफ समझना है। सारा का सारा जो खेल है वो इसके ग्राफ का है। तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुन लेंगे कि इसका जो कर्व है वो किस तरीके से बनेगा। मान लीजिए ये जो है आपका y अक्ष है और ये जो है ये आपका x अक्ष है, ठीक है। ये आपका x अक्ष है और ये आपका y अक्ष है। बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे वरना समझ में नहीं आएगा कि कैसे कौन सा ग्राफ कहाँ बन रहा है। अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि भाई ये तो ऐसे बनेगा, ठीक है। तो मान लीजिए सबसे पहले जो है हम डिमांड कर्व भी बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम डिमांड कर्व भी बनाते हैं। कैसे बनेगा, इस तरीके, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कीमत, ठीक है, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं मात्रा। अब जो है मान लीजिए इसको जो है यहाँ पे बनाएंगे, इसको यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ से जो है थोड़ा नीचे की तरफ हम इसको बना देते हैं। ये क्या है, ये है आपका AR कर्व और इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे डिमांड कर्व, ठीक है जी। अच्छा, तो अभी क्या हो रहा है, मान ली, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये किंग है। अब यहाँ पे ये प्राइस है और ये जो है ये क्वांटिटी है। मान लीजिए अभी ये प्राइस नहीं है, ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है, ठीक है। अब देखिए बहुत ही ज़्यादा ध्यान से, अब क्या होगा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझना है। यहाँ पे क्या है, दो मांग वक्र हैं। कौन कौन से मांग वक्र है, जैसे मान लो मैं इसको के नाम दे देता हूँ, ठीक है। के नाम दे दिया मैंने इसको, और इसको भी नाम दे दीजिए। मान लीजिए इसको मैं L नाम दे देता हूँ। तो एक तो जो डिमांड कर्व है वो है आपका K से लेके AR, एक तो मांग वक्र आपका ये है, ठीक है। और दूसरा जो आपका डिमांड कर्व है वो है L से लेके K, ठीक है। तो जैसे हम वो पढ़ते थे अभी एक अधिकार और एक अधिकारी, उसमें क्या होता था, ऐसे हम बनाते थे AR कर्व और ऐसे हम बनाते थे उसके नीचे MR कर्व। ऐसे हमने सीखा है एक अधिकार बाजार का। तो अब मुझे MR कर्व ड्रॉ करना है। तो MR कर्व कैसे ड्रॉ होगा ये ज़रा समझिए। इसका जो MR कर्व है भाई, ये तो ऐसे, तो ये तो टेढ़ा जा रहा है और यहाँ तो दो डिमांड कर्व हैं। तो इसमें तो एक ही डिमांड कर्व था, केवल यही डिमांड कर्व था। तो इसके अपोजिट में यहाँ पे बन गया। तो इसका कैसे बनेगा फिर, इसका डिमांड कर्व। तो इसका डिमांड कर्व इस तरीके, इसका MR कर्व, डिमांड कर्व नहीं सॉरी, इसका MR कर्व कैसे बनेगा, जो ये है नीचे वाला, इसका तो आपको जो बनाना है, इसका जो आपको MR बनाना है वो तो बनाना है आपको यहाँ से। इसको नाम दे दीजिए MR, ठीक है जी। थोड़ा स्ट्रेट बना दीजिए इसे। इसको तो नाम दे दीजिए MR। ये किसका है, ये इसका है, इस वाले पोर्शन का, ये इसका। और जो दूसरा आपको बनाना है, अब यहाँ से लेके L से लेके K तक का, अब इसका मुझे क्या करना है, अब इसका जो है मुझे डिमांड कर्व बनाना है, MR कर्व बनाना है। तो इसको हम कहाँ से बनाएंगे, इसको हम बनाएंगे यहाँ से। इसका कहाँ से बनेगा, इसका यहाँ से बनेगा, ठीक है। और इसका कहाँ से बनेगा, इसका यहाँ से बनेगा। तो इसका जो है मान लीजिए, इसका जो है ये हमने बना दिया इस तरीके से। ये वाला कौन सा है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है, ये कौन से वाले का AR है, ये वाला जो AR है, ये वाला जो AR है, मैं यहाँ लिख देता हूँ चाहे तो LK का है, ठीक है। L से लेके MR है, सॉरी,
एम आर लिखेंगे। ये वाला जो एम आर है ये जो है एल से लेके के तक का है, यहाँ से लेके यहाँ तक का। और ये वाला जो एम आर है ये कहाँ से लेके कहाँ तक का है, ये के से लेके ए आर तक का है। ऐसे लिखना नहीं है, लेकिन ये मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया ताकि आपको याद रहे, क्योंकि इसमें दो दो मांग वक्र हैं, इसलिए ये जो है इस तरीके का बना है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बीच में क्या रहता है, यहाँ पर बीच में जो है ये गैप बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर बीच में ये गैप बन जाता है। सारा का सारा जो रोल है वो इस गैप का ही है, सारा का सारा रोल इस गैप का। अच्छा, मैं यहाँ दोबारा से लिख देता हूँ चाहो तो। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है बेलोचदार है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लोचदार है। तो ये जो गैप है ना, ये जो क्रिएट हुआ है, ये गैप ज़्यादा भी हो सकता है, ये गैप कम भी हो सकता है। ये गैप कब ज़्यादा होगा कब कम होगा ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है इन दोनों के ऊपर, लोचदार और बेलोचदार, इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे हम लिख देते हैं नोट। क्या नोट लिखते हैं, जितना ज़्यादा अंतर लोचदार और बेलोचदार के बीच होगा, लोचदार और बेलोचदार के बीच होगा, लोचदार और बेलोचदार के बीच होगा, गैप उतना ही ज़्यादा होगा, गैप उतना ही ज़्यादा होगा। और जितना कम होगा तथा इसके विपरीत भी, तथा इसके विपरीत भी। और गैप कितना कम होगा इन दोनों के बीच का, लोचदार और बेलोचदार, ये अंतर उतना ही कम होगा। गैप का मतलब क्या कह रहा हूँ मैं, गैप का मतलब मैं ये कह रहा हूँ, मतलब कहने का मतलब ये है, मान लो ये है लोचदार और माइनस ये है बेलोचदार। समझाने के लिए आपको समझा रहा हूँ ये गैप का मतलब क्या है। देखो मान लो ये 4 है और ये 2 है, तो गैप कितना होगा, 4 में से 2 गए तो गैप हो गया 2, मान लीजिए। अच्छा, अगर मान लीजिए यही मान लो 10 होता और ये 2 होता तो फिर कितना आ जाता, तो फिर आ जाता 8। तो अब तो गैप ज़्यादा हो गया। तो जितना गैप ज़्यादा होगा ये वाला जो गैप है ये और उतना ज़्यादा होगा। इन दोनों के बीच का अंतर जो होता है वो गैप कहलाएगा, ठीक है। लोचदार और बेलोचदार का जो अंतर है वो गैप है। तो ये दोनों का अंतर जितना ज़्यादा होगा ये गैप उतना ही ज़्यादा होगा, और जितना कम होगा ये गैप उतना ही छोटा होगा। अब मैंने एम आर कर्व तो बना दिया। मैंने एम आर कर्व क्यों बनाया है, क्योंकि मेरे को एम आर और एम सी दोनों को क्या करना है, दोनों को जो है यहाँ पे बराबर करना है, ठीक है। अच्छा, इसको जो है इस लाइन को हम क्या कहते हैं, आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं। इस लाइन को जो है वर्टिकल मार्जिनल रेवेन्यू कर्व कहते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इस लाइन को हम वर्टिकल मार्जिनल रेवेन्यू कर्व ये कहते हैं, इसको वर्टिकल मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। मतलब ये क्या है, ये जो गैप ये यहाँ से लेके जो ये गैप यहाँ पे जो क्रिएट हुआ है ये एम आर कर्व ही है, ठीक है, लेकिन वर्टिकल। अच्छा, बस ये टूट गया ना बीच में से, भाई एल से लेके के तक क्या है, एम आर कर्व है। क्यू से लेके ये क्या है, ये भी एम आर कर्व है। बस ये बीच में टूट गया। टूट क्यों गया ये, क्योंकि बीच में किंक आ रहा था, इस वजह से ये बीच में टूट गया। और लेकिन है ये एम आर कर्व ही। अब मुझे यहाँ पे एम सी कर्व को ड्रॉ करना है, ठीक है। एम सी कर्व कैसे बनता है, एम सी कर्व बनता है यू आकृति का, ठीक है। तो मान लीजिए एम सी कर्व जो है ये आ गया आपका एम सी कर्व, ठीक है। तो एम सी कर्व एम आर कर्व को कहाँ पे बराबर हो रहे हैं ये दोनों, जहाँ पे मैंने बोलता है जहाँ पे कट करते हैं वहीं पर बराबर होते हैं। तो कट कहाँ पे कर रहे हैं, कट जो है वो यहाँ पे कर रहे हैं, इस पॉइंट पे।
मान लीजिए ये जो नाम है ये ई है, तो ये जो ई बिंदु है ये क्या है, ये संतुलन का बिंदु है। ठीक है, ये ई जो है ये संतुलन का बिंदु है, और इस ई पे जो प्राइस आ गए वो कितने आ गए, ओ पी, और जो क्वांटिटी आ गई वो आ गई ओ क्यू। यहीं से हम ऊपर लाइन खींचते थे, जैसे हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं, यहाँ से हम ड्रॉ करते हैं एम सी कर्व, तो यहाँ पे ये संतुलन का बिंदु आ जाता था, अगर कुछ याद हो तो ये संतुलन का बिंदु आ जाता था। फिर यहाँ से लाइन ड्रॉ करते थे ऊपर, और फिर इधर करते थे, ये प्राइस आ जाते थे और ये क्वांटिटी आ जाती थी। तो वो यहाँ पे करा मैंने, भाई यहाँ पे ये संतुलन हो रहा है, यहाँ से ऊपर लाइन खींचेंगे, ये प्राइस आ गए और ये क्वांटिटी आ गई संतुलन की। तो ये इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है यहाँ पर आ गई है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझना है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझना है यहाँ पे आपको। अगर यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट जो है, अगर मार्जिनल कॉस्ट यानी कि लागत जो है, अगर मान लीजिए लागत आपकी बढ़ जाती है, मान लीजिए किसी भी रीज़न की वजह से आपकी जो लागत है वो मान लीजिए वो बढ़ गई, MC1 हो गई मान लीजिए, तो अब ये एम आर कर्व कहाँ पे कट कर रहा है, अब भी ये एम आर कर्व को ये तो यहाँ पे टच कर रहा है E1 पे। अब भी प्राइस क्या हुआ, अब भी प्राइस जो है वही रहा और क्वांटिटी भी वो रही, और अगर बढ़ जाए MC2 हो जाए अगर, तो अब भी यही हुआ, अब भी यहीं पर है E2 पर ही। और अगर घट जाए तो इधर आ जाएगा, तो भी कोई जो है इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, तो भी ये एम आर कर्व को गैप में ही क्या कर रहा है, तब भी गैप में ही क्या कर रहा है, कट कर रहा है। ठीक है, चाहे बढ़ जाए लागत, चाहे घट जाए लागत, ये इस गैप में ही कट करे जा रहा है, जिसकी वजह से ना तो प्राइस चेंज होंगे ना क्वांटिटी, क्योंकि यहीं पे कट करे जा रहा है, यहीं से हम लाइन खींचेंगे, यही प्राइस आ जाएंगे और यही क्वांटिटी आ जाएगी। लेकिन ये कंडीशन तब एप्लीकेबल है जब ये गैप में कट करे, तो होगा ऐसा, जब ये इसी गैप में जब कट करेगा यहाँ से लेके यहाँ तक MC कर्व, तो प्राइस में भी कोई चेंज नहीं होगा और क्वांटिटी में भी कोई चेंज नहीं होगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ नोट, क्या, जब तक MC वक्र इसी गैप में MR वक्र को कट करता रहेगा, चाहे लागत बढ़े या लागत घटे, तब तक कीमत और मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जब तक इस गैप में कट होता रहेगा तब तक कीमत और मात्रा में कोई भी चेंज जो है वो नहीं आने वाला। लेकिन गैप ज़्यादा होना चाहिए, अगर गैप कम होता फिर तो बाहर कट कर जाता, फिर तो मान लीजिए अगर मान लो MC कर्व यहाँ पे कट कर जाए, अगर यहाँ पे कट कर जाए, मान लो इसको हम नाम दे देते हैं MC3, MR कर्व का है, अब तो MR कर्व ये रहा, तो अब क्या हो जाता, अब ये यहाँ पे आ जाता, अगर ये यहाँ पे कट कर जाता तो फिर इक्विलिब्रियम क्या हो जाता, Q1 कम हो जाता, क्वांटिटी कम हो जाती, और प्राइस क्या हो जाते, प्राइस भी जो है वो आपके बढ़ जाते। तो सारा का सारा जो खेल है वो किसका है, कि अगर गैप ज़्यादा होगा तो भाई MC कर्व इसी गैप के अंदर रहेगा, अगर गैप कम होता तो MC कर्व इसको ऊपर कट कर जाएगा, और फिर तो क्वांटिटी भी बदल गई और प्राइस भी बदल गया। बट गैप जितना ज़्यादा होगा तब तक वहीं रहेगा, तो प्राइस और क्वांटिटी में कोई भी चेंज जो है वो नहीं आने वाला है। पहले जो आपने बनाया था वो तो समझ में आ गया, ये तो समझ सा भी नहीं आ रहा कुछ। कौन सा पहले वाला? जो आपने बताया था कि
हाँ तो बेटा मैं तो पहले कह रहा हूँ आपको ध्यान यहाँ पे रखना, इतनी आसानी से ये समझ में नहीं आने वाला है। मैं बना यही रहा हूँ एम आर और एम सी जो हमने एकाधिकार के अंदर पढ़ा है, बस यहाँ पे ये बीच में ब्रेक हो जाता है, इसकी वजह से बच्चों को समझ में नहीं आता है कि ये क्या बन रहा है। मैं चाहो तो एक बारी और बना देता हूँ, दोबारा से समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए, मैं दोबारा से एक बारी समझो। देखो आपको क्या करना है, आपको जो है सबसे पहले ये आपका वाई अक्ष हो गया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, बहुत ही ज़्यादा। कंपल कुछ आए या ना आए, कोई सा मॉडल आए या कोई सा मॉडल ना आए, लेकिन किंग जो है ये ज़रूर आएगा। ये एक्स है, ये वाई है, ये जीरो है, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या करा था, सबसे पहले मैंने जो है आपको एक किंग डिमांड कर्व बनाना है। इसको देंगे ए आर और इसको देंगे मांग वक्र का नाम, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको बना दिया है। ये जो है ये प्राइस आए हैं, और ये जो है ये आपका क्या आया है, ये आपका आउटपुट आया है। ये प्राइस है, ये आउटपुट है, ठीक है। मुझे क्या करना है, मुझे इस ग्राफ पे संतुलन की शर्त दिखानी है। क्या संतुलन की शर्त क्या दिखानी है, एम आर इज इक्वल टू एम सी, ये वाली शर्त जो है मुझे दिखानी है, ठीक है। तो इसके लिए दोनों कर्व मुझे बनाने पड़ेंगे ना, बिना कर्व बनाए तो अभी तो ए आर कर्व है यहाँ पे ना तो यहाँ पे एम आर कर्व है और ना ही यहाँ पे एम सी कर्व है, तो वो मुझे बनाने हैं। तो पहले तो मैंने एम आर कर्व को ड्रॉ करा। कैसे ड्रॉ होगा ये एम आर कर्व, कैसे ड्रॉ होगा, यहाँ पे दो मांग वक्र हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, तो जितने मांग वक्र होते हैं उतने ही एम आर कर्व भी होंगे। तो इसका जो मैंने बनाया था वो मैंने बना दिया ऐसे कि भाई ये वाला जो है ये इसका हो गया, ठीक है, बेलोचदार वाली का। चाहो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये वाला जो एम आर है ये किसका है, ये बेलोचदार वाले का है। और उसके बाद मैंने बनाया एल से लेके के तक का कि भाई ये जो है ये वाला जो है ये वाला ये किसका है एम आर कर्व, ये वाला जो एम आर कर्व है ये है आपका लोचदार का। ये बन गया। अभी मैंने एम आर कर्व बनाया बेटा, अब मैंने ये बना दिया, एम आर कर्व बन गया दोनों का। जितने मैंने बोला जितने डिमांड कर्व होंगे उतने ही एम आर कर्व होंगे, तो ये भी एम आर हो गया, यहाँ से लेके एल से के तक के का, और ये भी हो गया, इतना बन गया। उसके बाद क्या बोला मैंने, अब मुझे ये बनाना है एम सी कर्व, क्योंकि मुझे यहाँ पे संतुलन दिखाना है, संतुलन। तो संतुलन के लिए एम आर कर्व चाहिए था और एम सी कर्व चाहिए था। एम आर बना दिया, अब एम सी बनाना है। अब एम सी कर्व जब मैं बनाऊँगा तो ये बना दिया मैंने एम सी कर्व। तो मैंने बोला ये क्या है, ये एम आर कर्व है, ये क्या है, ये भी एम आर कर्व है, और ये जो बीच में ये जो गैप आया जहाँ ये टूट रहा है ये क्या है, ये भी एम आर कर्व है, इसको वर्टिकल एम आर कर्व बोलते हैं। अब एम आर संतुलन की शर्त क्या है, एम आर और एम सी दोनों बराबर है, तो इस पॉइंट पे यहाँ पे कट कर रहा है इसको एम सी कर्व को, तो ये जो पॉइंट है ये ई बिंदु संतुलन का पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे ई बिंदु पे क्या हो रहा है, इस ई बिंदु पे ये हो रहा है, एम आर और एम सी दोनों आपस में बराबर है। पहले तो इतना ग्राफ आपको बनाना है, ये मैंने संतुलन का बनाया है। अब मैं यहाँ पे आपको ये बता रहा हूँ, इतना तो बनेगा ही बनेगा, ये हो गया संतुलन का। अभी समझ में आ रही है इतनी बात, ये वाली पहले ये बताइए, ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, फिर मैंने आपको ये बताया कि इसमें संतुलन हमें ये समझना है, इसका संतुलन कब खिसकेगा और कब नहीं खिसकेगा, मुझे ये समझना है। अच्छा, अब आप देखिए, अब इसका गैप कम है, जबकि ऊपर वाले में जब मैंने बनाया था तब गैप बहुत ही ज़्यादा था, है ना। अब इसका गैप थोड़ा कम है, तो मुझे ये समझना है इसका संतुलन कब खिसकता है और कब इसका संतुलन नहीं खिसकता। तो उसके लिए आपको दो चीज़ों को खिसका कर देखना पड़ेगा। कौन कौन सी चीज़ें हैं वो? पहला है एम सी कर्व। तो पहले मैंने एम सी कर्व से ही बताया था आपको कि अगर लागत बढ़ जाए या लागत घट जाए तो क्या इसका संतुलन का जो बिंदु है, संतुलित कीमत और संतुलित मात्रा जो ये आई है OP और OQ, क्या ये खिसकेगी? तो मैंने आपको ये बोला कि अगर जब तक ये इस गैप में ही कट करता रहेगा तब तक तो नहीं खिसकने वाली। अभी भी देखो यहीं पे आ गया, फिर से ये यहीं पे बराबर हो गया, यही संतुलित कीमत आ गई, यही मात्रा आ गई। लेकिन मैंने बोला जब ये इस गैप में कट ना करके अगर ये इसके यहाँ कट कर जाए, मान लो यहाँ पे,
अगर मान लो ये हो गई लागत MC2, अब MR कर्व कहाँ है, अब MR कर्व ये रहा। जब तक इस गैप में कट करेगा तब तक तो OQ रहेगा उत्पादन, और कीमत कितनी रहेगी, कीमत रहेगी OP, जब तक गैप में कट कर रहा है। लेकिन अब ये यहाँ पे कट कर रहा है, अब उससे क्या हुआ देखो, अब उससे क्वांटिटी हो गई कम, और यहीं से लाइन खींचेंगे ऊपर, और प्राइस क्या हो गए, प्राइस जो है वो अब बढ़ गए। कब हुआ ये ऐसा, जब इसने गैप में कट नहीं करा, MC कर्व ने जब गैप में कट नहीं करा तो प्राइस और आउटपुट दोनों बदल गए। तो हमें यहाँ पे ये समझना है कि कब प्राइस और आउटपुट कब बदल जाएंगे, जब ये गैप में कट नहीं करेगा तो बदल जाएगा। तो यही मैंने यहाँ पे इस ऊपर वाले डायग्राम में भी बताया है कि भाई यहाँ पे देखो MC0, MC1, MC2 तक तो ठीक है, गैप में ही कट हो रहा है, लेकिन जैसे ही इसने यहाँ पे कट कर दिया तो उत्पादन चेंज हो गया और प्राइस भी क्या हो जाएंगे, प्राइस भी जो है आपके बढ़ जाएंगे। यही फिगर मैंने यहाँ बनाई है और यही फिगर दोबारा आपको समझाने के लिए यहाँ पर बनाई है। तो मेरे को ये पता चल गया कि भाई MC कर्व, अभी हमने MC कर्व से समझा है कि भाई जब MC कर्व गैप में कर रहा है तो कीमत और उत्पादन में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन जब गैप के बाहर कट करेगा तो कीमत और उत्पादन के अंदर जो है परिवर्तन आ रहा है। सबसे पहले तो आपको ये समझना है, पहले आपने समझा संतुलन कैसे आएगा, और उसके बाद हमें ये चेक करना है संतुलन कब कब खिसकेगा। पहला चेक करना है MC से, और दूसरा जो चेक करना है वो करना है डिमांड कर्व से, कि अगर डिमांड कर्व खिसक जाए, अगर डिमांड कर्व खिसक जाए तो क्या संतुलन पे इफ़ेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। डिमांड कर्व को खिसका के भी हमको चेक करना है, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट के अंदर चेंज आ रहा है, अगर मार्जिनल कॉस्ट आपकी बढ़ रही है या घट रही है, कुछ भी हो रहा है, जब तक गैप के अंदर है तब तक कीमत और मात्रा में कोई भी चेंज नहीं हो रहा, और जब गैप से बाहर निकल ली है तो कीमत और मात्रा के अंदर चेंज हो रहा है। अभी मैंने लागत को बदल कर देखा है, लागत को। अब मुझे किसको बदल के देखना है, अब मुझे बदल के देखना है डिमांड कर्व को, कि अगर मांग में चेंज हो जाता है तो क्या फिर भी कीमत और मात्रा के अंदर चेंज आएगा या नहीं आएगा। अब आपको मांग को परिवर्तन करके देखना है, तो बहुत ज़्यादा ध्यान से समझेंगे कैसे जो है हम डिमांड को कर्व चेंज करेंगे। मान लीजिए ये जो है ये y अक्ष है, और ये जो है ये आपका x अक्ष है, ये x अक्ष, ये y अक्ष, और ये 0। सबसे पहले मान लीजिए डिमांड जो है मान लीजिए सबसे पहले ये डिमांड थी, इसको कर लीजिए, 1 मिनट रुको जरा। देखिए सबसे पहले मान लीजिए ये डिमांड थी, ठीक है, ये AR कर्व था और ये डिमांड कर्व था। इसको थोड़ा सही से बना लीजिए, रुको। इसको बनाइए यहाँ पे। ये मान लीजिए ये AR कर्व है और ये डिमांड कर्व है पहले वाला, ठीक है। और यहाँ पे ये हो रहा है, ये प्राइस है, और ये क्या है, ये आपका आउटपुट है। तो ये हो गया आपका कीमत और ये हो गया आपका उत्पादन। अब ज़रा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। पहले MR कर्व बनाएंगे इसका, ठीक है, इसको नाम दे देंगे K। ये इसका MR कर्व है,
ये इसका MR कर्व है, ठीक है, और ये जो है ये इसका MR कर्व है। इतना ग्राफ पहले आपको बनाना है, इतना तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। और MC कर्व कहाँ पे है? MC कर्व मान लीजिए ये आपका MC कर्व है। तो इक्विलिब्रियम कहाँ पे आ रहा है? इक्विलिब्रियम अभी आ रहा है यहाँ पे, इस E बिंदु पे। तो ये संतुलित कीमत और ये संतुलित मात्रा का जो है ये निर्धारण हो गया। लेकिन अब अगर डिमांड कर्व अगर चेंज हो जाए, डिमांड कर्व आगे अगर चला जाए, मांग अगर बढ़ जाए, तो क्या होगा? देखिए बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, मैं अलग कलर से बना रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। अगर मान लीजिए डिमांड चेंज हो जाए, डिमांड मान लीजिए यहाँ पर आ जाए, अगर मान लीजिए ऐसा कुछ हो जाए, ये आ जाए डिमांड, ये हो गया AR कर्व और ये हो गया डिमांड कर्व, ठीक है। अगर डिमांड ये हो जाए तो फिर मुझे MR कर्व को फिर से बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो MR कर्व अगर मैं बनाता हूँ तो या फिर इसको नाम दे दीजिए, मान लो इसको K' हम नाम दे देते हैं। तो ये वाला जो डिमांड कर्व ये जो बनेगा, ये वाला जो डिमांड कर्व है, इसका MR कहाँ से बनेगा? इसका MR बनेगा यहाँ से, इसको हम नाम दे देते हैं MR। और फिर जो ये वाला है यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसका जो क्या कहते हैं, इसका जो डिमांड कर्व है, इसका जो MR कर्व है वो कैसे बनेगा? वो मान लीजिए वो बनेगा कुछ इस तरीके से, बनेगा इसका MR कर्व। तो अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पर जो है हम पहले एक वर्टिकल लाइन को जो है ड्रॉ करते हैं। यहाँ से पहले 1 मिनट रुकिए ज़रा, यहाँ से पहले एक वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। 1 मिनट रुको ज़रा 1 मिनट रुकिए। कैसे बनाना है आपको ये बताता हूँ मैं। इसको हटाइए पहले। आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको ये जो प्राइस है यहाँ से आपको लाइन खींचनी है, ठीक है। यहाँ से आप लाइन खींचेंगे, उसके बाद क्या करना है? इस लाइन को नीचे ले आइए, ठीक है। इस लाइन को आप नीचे ले आइए और इसको आप नाम दे दीजिए OQ1। अब आपको क्या करना है? अब आपको जो है अब कर्व बनाने हैं। एक बनाना है AR कर्व और एक आपको बनाना है MR कर्व। तो जब मैं AR और MR कर्व जब मैं यहाँ पे बनाऊँगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा गैप हो रहा है, नहीं ये यहाँ पे ऐसे नहीं बन पाएगा, ये गैप जो है वो ज़्यादा हो रहा है। रुकिए, डिमांड कर्व के लिए मैं आपको पिक भेजूँगा, उसमें यहाँ पे समझना पड़ेगा। ये यहाँ पे भी बनेगा नहीं, यही गलत बना हुआ है, इसको भी ऐसे ही रहने दीजिए। यहाँ पे डिमांड कर्व नहीं बनेगा। अगर डिमांड के अंदर चेंज आता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ होगा क्या, मैं पिक आपको भेजता हूँ। अगर मांग में परिवर्तन होता है तो उससे होता क्या है? अगर मांग में परिवर्तन होता है तो कीमत तो स्थिर रहती है, कीमत जो है वो तो स्थिर रहती है, कीमत के अंदर कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं होती है। लेकिन जो मात्रा है वो क्या हो जाती है? जो मात्रा है वो आपकी बढ़ जाती है। मतलब कि कीमत के अंदर तो चेंज नहीं हो रहा, चाहे हम ऊपर लागत वाले कॉन्सेप्ट से देखें, जब तक गैप के अंदर कट कर रही है तब तक कीमत वही है, मात्रा वही है। और अगर मैंने बोला डिमांड में भी अगर नहीं जाता है, अगर डिमांड बढ़ जाती है, अगर मांग में वृद्धि हो जाती है तो भी कीमत स्थिर रहेगी, कीमत के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसके अंदर क्या होता है? किंग डिमांड कर्व के अंदर कीमत जो है ना वो स्थिर रहती है मोस्टली। कीमत के अंदर जो है चेंज नहीं आता है।
तो दो तरीके के कॉन्सेप्ट से आपको यहाँ पे समझना है। कैसे कैसे समझना है? एक तो आपको समझना है कॉस्ट के कॉन्सेप्ट से और एक आपको समझना है डिमांड के कॉन्सेप्ट से। तो अगर हम इसके अंदर चार तरीके के केस होते हैं कि कब कीमत में परिवर्तन होगा और कब कीमत के अंदर परिवर्तन नहीं होगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं लागत के रिगार्डिंग अगर हम बात करते हैं तो लागत के रिगार्डिंग अगर आप बात करोगे तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर दो तरीके के केस हैं। या तो आपकी जो लागत है वो बढ़ रही है, या आपकी लागत क्या हो रही है, या आपकी जो लागत है वो घट रही है। दो तरीके के केस हो सकते हैं। मतलब आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसकी लागत या तो बढ़ेगी, उसकी लागत या तो घटेगी। तो अगर मान लीजिए पहले हम ये वाला केस लेते हैं कि अगर हमारी जो लागत है वो घट रही है। देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, केस 1 बहुत ही ज़्यादा ध्यान से। यहाँ पे हम लिखते हैं अगर हमारी लागत घट रही है, लागत घटने का केस पढ़ रहे हैं हम, लागत घटने का। अगर हमारी लागत घट रही है और इस लागत घटने के अंदर दो केस पढ़ने हैं हमें, क्या कि अगर लागत घट रही है और हमने कीमत बढ़ा दी, और दूसरा हमें पढ़ना है अगर हमने कीमत घटा दी तो क्या इफ़ेक्ट हमको देखने के लिए मिलेगा। अगर मेरी लागत घट रही है और मैंने क्या करा, मैंने अपनी कीमत को बढ़ा दिया, तो क्या हमें ये बताना है, हमें यहाँ ये देखना है क्या दूसरी फर्में उस चीज़ को फॉलो करेंगी या उस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगी। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो ऊपर होती है वहाँ पे मांग कैसी होती है, वहाँ पे मांग जो है वो लोचदार होती है। जब कीमत बढ़ती है तो दूसरी फर्में उसको फॉलो नहीं करती हैं। और यहाँ पे मांग कैसी होती है, यहाँ पे मांग जो है वो बेलोचदार होती है। नीचे वाले पोर्शन के अंदर अगर कीमत घटती है तो दूसरी फर्में जो हैं वो भी अपने प्राइस को घटा देती हैं। तो अब अगर आपकी कॉस्ट घट रही है, मतलब वस्तु को बनाने की अगर जो लागत है वो अगर घट रही है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में जो मांग है वो क्या हो जाएगी, जो मांग है वो अधिक लोचदार हो जाएगी। और अगर मांग अधिक लोचदार होगी, और यहाँ पे क्या होगा, अगर आपकी कॉस्ट घट रही है और आपने कीमत को और घटा दिया, आपकी कॉस्ट घट रही है, प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट घट रही है और आपने कीमत को और घटा दिया, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में जो मांग है वो क्या हो जाएगी, वो जो है अधिक बेलोचदार हो जाएगी। जिसकी वजह से क्या होगा, मांग यहाँ पे अधिक लोचदार हो गई और यहाँ अधिक बेलोचदार हो गई, जिसकी वजह से इन दोनों का जो गैप है वो ज़्यादा हो जाएगा। और मैंने बोला जब गैप ज़्यादा हो जाएगा तो मार्जिनल कॉस्ट जो है वो गैप के अंदर ही क्या करेगी, वो गैप के अंदर ही कट करेगी, जिसकी वजह से कीमत के अंदर और मात्रा के अंदर कोई भी चेंज जो है वो नहीं आने वाला है, जिसकी वजह से कीमत और मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं। यहाँ पे क्या होगा, कीमत और मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा कीमत की वजह से, इसकी वजह से। दूसरा जो केस है इसके अंदर वो होता है लागत बढ़ने का। अगर आपकी लागत बढ़ रही है, अगर आपकी लागत बढ़ रही है और फिर आप लागत बढ़ रही है, मतलब मार्जिनल कॉस्ट की बात चल रही है, मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रही है, मार्जिनल कॉस्ट घट रही है, तो क्या होगा, तो फिर यहाँ पे सेम केस, अगर आप प्राइस बढ़ा रहे हो या प्राइस घटा रहे हो, दो तरीके के केस हैं इसके अंदर भी। और अगर यहाँ पे क्या होगा, अगर आप प्राइस को बढ़ा दोगे तो यहाँ पे क्या होगा, तो मांग कैसी हो जाएगी, मांग कम लोचदार हो जाएगी। और अगर आप प्राइस को घटा दोगे, लागत बढ़ रही है आपकी और प्राइस आप क्या कर दोगे, प्राइस भी आप घटा दोगे, तो ऐसी सिचुएशन में जो मांग है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी कम बेलोचदार। इधर बेलोचदार आएगा, उधर लोचदार आता है। तो अब क्या होगा, दोनों कम हो गई। तो जब कम हो गई
तो गैप क्या हो जाएगा, गैप कम हो जाएगा। और मैंने बोला जब भी गैप कम हो जाएगा तो भाई गैप से बाहर कट हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, अब गैप से बाहर जो है वो कट होगा, गैप से बाहर कट होगा और कीमत और मात्रा में परिवर्तन हो जाएगा। कीमत और मात्रा में क्या हो जाएगा, कीमत और मात्रा के अंदर परिवर्तन हो जाएगा। ये होता है इसके अंदर दूसरा केस। तीसरा जो केस होता है इसका, वो होता है डिमांड का, जिसका हम कर्व मैंने ऊपर बनाया नहीं है। डिमांड वाले केस के अंदर क्या होता है, केस 3, मांग जो है वो बढ़ भी सकती है, मांग जो है वो घट भी सकती है। जैसे लागत बढ़ रही है और लागत घट रही है तो मांग बढ़ भी सकती है, मांग घट भी सकती है। तो हम पहले पढ़ रहे हैं, अगर मांग जो है, अगर मांग में कमी है, मांग अगर घट रही है और आप क्या कर रहे हो, आप फिर प्राइस को बढ़ा रहे हो या प्राइस को घटा रहे हो, तो क्या होगा। तो यहाँ पे अगर आप प्राइस को बढ़ा दोगे, डिमांड कम है और आपने और प्राइस को बढ़ा दिए, तो यहाँ पे क्या होगा, जो मांग है वो अधिक लोचदार हो जाएगी। और यहाँ पे क्या होगा, अगर मांग कम है और आपने प्राइस घटा दिए तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है अधिक बेलोचदार हो जाएगी। जब भी ये अधिक हो तो गैप ज़्यादा हो जाएगा और जब कम हो तो गैप कम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गैप ज़्यादा होगा और जब गैप ज़्यादा होगा तो मार्जिनल कॉस्ट गैप के अंदर ही कट करेगी, जिसकी वजह से कीमत और मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। और लास्ट जो केस है वो है केस 4। अगर मांग बढ़ रही है, अगर मांग बढ़ रही है और आप प्राइस को बढ़ा रहे हो और घटा रहे हो, आप जो है प्राइस बढ़ा रहे हो और प्राइस घटा रहे हो, अगर जो है मांग बढ़ रही है, तो अगर प्राइस को आपने बढ़ा दिया, मांग में अगर मांग बढ़ रही है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम लोचदार। और अगर प्राइस को घटा रहे हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम बेलोचदार। जिसकी वजह से मैंने बोला जब ये दोनों कम होंगे, ये दोनों जब कम होंगे तो गैप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर गैप कम हो गया तो मार्जिनल कॉस्ट गैप में कट नहीं करेगी, ऊपर कट करेगी, जिसकी वजह से कीमत और मात्रा, इन दोनों के अंदर कीमत और मात्रा, इन दोनों में जो है परिवर्तन हो जाएगा। कीमत भी बदल जाएगी और मात्रा भी परिवर्तन हो जाएगी। मतलब केस 4, एक तो केस 4 है जिसकी वजह से कीमत और मात्रा के अंदर परिवर्तन हो रहा है, और दूसरा जो है वो है आपका केस 2, जब लागत बढ़ रही है। यहाँ पे लिखेंगे केस 2 और केस 4। केवल यही दोनों केस ऐसे हैं, केवल यही दोनों केस ऐसे हैं जहाँ पे क्या हो रहा है, कीमत और मात्रा में जो है परिवर्तन हो रहा है, केवल इन्हीं दोनों केस के अंदर। केस 1 और केस 3, इसमें जो है जब मांग में कमी है, जब डिप्रेशन का मांग में कमी है, मतलब मांग में कमी है मतलब जब डिप्रेशन का टाइम है, ठीक है, जब डिप्रेशन का टाइम है, लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं, और ये वाला जब लागत घट रही है, जब ये वाले केस हैं तो यहाँ पे कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, प्राइस के अंदर स्थिरता है, प्राइस और मात्रा में कोई भी परिवर्तन जो है वो नहीं हो रहा है। तो ये आपको बनाना है, ये वाला कर्व, ये है मेन कर्व, ठीक है, वो डिमांड वाला नहीं, ये आपको बनाना था, जो आपको यहाँ पे समझ जाना है। ये है आपका किंग डिमांड कर्व कि कब इसके अंदर कैसे संतुलन आएगा, कॉस्ट जब बढ़ रही है घट रही है तो कैसे होगा, डिमांड अगर बढ़ रही है घट रही है तो क्या होगा इस कर्व के अंदर।